सबकी तरह मेरे भी एक ख्वाब थी, लेकिन 85 में ऐसे हालात हो गए कि मुझे काम करना पड़ गया। जिंदगी आपको पता है किस कदर मुश्किल होती है। ऐसी उम्र थी जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, पतंगबाजी करते हैं, ख्वाब देखते लेकिन हैं, बड़े हो रहे वो होते हैं। सब मेरा रह गया पीछे, काम करना पड़ गया। मेरी जो बीवी थी ना मेरे साथ, जब तक वो जिंदा रही तब तक वो ऐसी थी जैसे मेरी दोस्त थी। जो छोटी बेटी थी बहुत छोटी थी, वो 3 साल की थी जब मेरी वाइफ को डेथ हो गई। बस बच्ची को मैंने यही कहा कि नहीं, आप पे कोई बर्डन नहीं है, आपने जो करना ना अपनी मर्जी से। अंकल आप रोए मत, आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, आप बिल्कुल भी रोते हुए अच्छे नहीं लगते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट वजीहा अब्बास। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। अक्सर आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि मैं उन लोगों की इंटरव्यूज़ करती हूँ जिनको कोई ना कोई जानता होता है या कोई ना कोई उनकी बात होती है और उन्होंने कुछ ना कुछ किया होता है। लेकिन इस पॉडकास्ट के अंदर मैं उन लोगों से बात करूँगी जिन्हें कोई जानता तो नहीं है, बट उनका होना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने कभी उनको नोटिस नहीं किया, अगर कभी हम उन्हें बैठ कर नोटिस करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि यार ये लोग कितने ख़ास हैं हमारे लिए। अगर एक दिन के लिए भी ये लोग ना हो तो हमारी सारी जो रूटीन है वो ख़राब हो जाती है। तो मैं आपके जिनसे आज मुलाकात करवाने जा रही हूँ वो मेरे लिए, मेरे ऑफिस के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ हमारे ऑफिस के ड्राइवर अंकल, सखावत अंकल से। अगर ये एक दिन ना भी आए तो हमारी सारी रूटीन जो है वो ख़राब हो जाती है। तो चलिए अंकल के साथ करते हैं कुछ बातें और पीते हैं एक कप चाय। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक बेटे। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, मुझे पता है आपकी ड्यूटी होती है, कभी किसी को छोड़ना कभी किसी को लेना, आपने टाइम दिया। अंकल नींद आ रही है लग रहा है, चाय पिए ना। नहीं बस ठीक। और सुनाए अंकल, कैसी चल रही है जिंदगी आपकी? बस ऐसे ही, बस सुबह उठते हैं और इधर आ जाते हैं, इधर से शाम को जाते हैं, घर चले जाते हैं। हाँ, सबसे पहले मुझे लेते हैं, फिर सबको लेते हैं और फिर हमें छोड़ के हाँ जी चले जाते हैं। और अंकल कभी इस मुकाम पे जब आज आप बैठे हैं, जब आप छोटे थे, कभी सोचा था कि मैं बड़े होके ये करूँगा ऐसे? नहीं बेटे, सबकी तरह मेरे भी एक ख्वाब थी। अच्छा। लेकिन 85 में असल में ये हुआ कि ऐसे हालात हो गए कि मुझे काम करना पड़ गया। सबसे पहले मैं पीटीडीसी में लगा। अच्छा। पंजाब टूरिज्म में मैं कगान, नारान वगैरह जाता था, पहाड़ी इलाकों में 19 साल मैंने काम किया वहाँ पे। तो फिर उसमें काम करते हुए ये कभी सोचा ही नहीं था कि हमने किसी और तरह सोचा, वरना पहले मेरा इरादा यही था कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्योंकि हमारे दौर में बचपन में हमें भी यही सिखाया गया था। यही थी। आप अपने दौर की बात करते हैं, हमें भी यही सिखाया गया था, डॉक्टर इंजीनियर बनना है। हाँ। अच्छा। क्योंकि हमारे दौर में फील्डें ही 2 थी, हैं, डॉक्टर या इंजीनियर। अब तो बहुत फील्ड है ना, हमारे दौर में नहीं थी। मैंने इसी दौर में नौकरी के दौरान ना मैंने बीए किया। अच्छा, आपने बीए किया है? जी माशाल्लाह, अंकल ने बीए किया हुआ है, क्या बात है। बीए का रिजल्ट मेरा आया था, मैं उस वक्त कागान था। अच्छा। जब मेरा कंपनी के मालिक ने मुझे फ़ोन किया कि आपका रिजल्ट आ गया, मैंने कहा ठीक है सर, मैं आके ले। उस वक्त मोबाइल नहीं होते थे। अच्छा। ये 85 की बात है। तो फिर मैंने कहा चले सर, मैं आके ले रिसीव करूँगा अपना। फिर मैं इसी तरह उसे लगा रहा, इसी स्टेयरिंग पे। अच्छा। इसने किसी और तरफ सोचने का मौका ही नहीं दिया। हालात कुछ ऐसे हुए कि मैंने सोचा इतना पढ़ने के बाद, वो मैंने बीए करने के बाद अगर मैं कोई नौकरी करूँगा तो मुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने इसमें मिल रहे हैं। उस वक्त मेरी बहुत पे थी, 9,500 रुपया उस वक्त के ज़माने में बहुत पे थी। हाँ। क्योंकि जब ड्राइवर लगते थे ना 2200-2300 पे लगते थे, मेरी 9,500 थी। मैंने कहा यार, अपने आप से फैसला करता था कि बहुत पे है। इसी तरह लगा रहा, वक्त गुजरता रहा। फिर मेरी शादी का वक्त आ गया। मेरी वालिदा फौत हो गई थी 85 में। अच्छा अंकल, आपकी शादी पे मैं आराम से आऊंगी, अभी आपसे कुछ और बातें पूछूंगी मैं, फिर आपकी शादी पे आऊंगी। अच्छा, एक सखावत था 9वीं 10वीं जमात का, उसने फिर बीए किया, फिर कुछ ख्वाब थे, हालात ने वो ख्वाब तोड़ दिए, खत्म कर दिए, अब ड्राइविंग में आ गए। ठीक। कभी सखावत को अपनी जवानी में मोहब्बत हुई किसी से? नहीं बेटा, मैंने मोहब्बत तो कभी किसी से नहीं की, इस बारे में सोचा ही नहीं। अच्छा। कि आम नजर में ये देखते हैं ना कि ये लड़का है और ये लड़की है। हाँ। वो सोच ही नहीं आई। उस वक्त ये था कि बस कमाना है, कुछ खाना है, करना है। नहीं कमाएंगे तो खाएंगे नहीं, भूखे रहना पड़ेगा। तो आपके वालिदा की डेथ कब हुई? 85 में मेरी वालिदा की डेथ हुई। वालिद साहब की 86 में। अच्छा, एक साल के गैप में दोनों जी।
कितने बहन भाई थे आप लोग? मेरे 4 भाई थे हाँ। और 2 बहनें थी। दोनों की शादी हुई है। आप सबसे बड़े थे? नहीं, मैं तीसरे नंबर पे था। अच्छा। मुझसे 2 बड़े हैं और भाई। तो आपको भाइयों ने संभाला? नहीं, मेरी बहन ने मुझे संभाला, बड़ी बहन। अच्छा। उसने मुझे संभाला, जो भी किया, जब मुझे उसमें लगा रहा। अंकल, क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? अब 1 साल के अंदर वालिदा भी चली गई, वालिद साहब भी चले गए, क्या हालात देखने को मिले थे? जिंदगी आपको पता है किस कदर मुश्किल होती है। उस वक्त हमारे दौर में ना सिर्फ यही था कि एक ही जद्दोजहद थी, कमाना है और पैसे लाने, घर चलाने। क्योंकि मेरे से छोटी बहन थी, अपनी तो भूख बर्दाश्त कर लेता है बंदा, उसकी नहीं बर्दाश्त करता। क्या उम्र थी आपकी तब? मेरे ख्याल में 18-19 साल थी। अच्छा जी। और बहन छोटी थी? बहन बहुत छोटी थी, वो मेरे ख्याल 6ठी में पढ़ती थी अभी, वो बहुत छोटी थी। तो हमने कहा चलो उसके लिए कमाना है, उसके लिए ही लग गए। हम अपनी पढ़ाई छोड़ दी। भाइयों ने साथ नहीं दिया आपका? भाई शादियां हुई थी 2 भाइयों की, वो दोनों अलग रहते थे, अपनी जिंदगी में मसरूफ थे। तो जाहिर है फिर हमने मतलब कभी आप लोगों की तरफ नहीं आए? नहीं आते थे, बस हेलो हेलो करने। अच्छा, जो पीछे घर में भाई रह गए थे उनमें सबसे बड़े आप थे? हाँ जी, मुझसे एक छोटा भी था। तो आप पे जिम्मेदारी थी ना, क्योंकि 2 भाई तो मैरिड थे। जी, सारी जिम्मेदारी आपके सर। हाँ जी। अच्छा। और एक छोटा था, वो बहुत छोटा था, फिर जाहिर है जिम्मेदारी मेरे पर थी। फिर मैं कमाने में लग गया किसी तरह। तो जब आपने तालीम छोड़ी तो तकलीफ से तक गुजरे होंगे। हाँ, जाहिर है कि मैं बीए तक आके मुझे छोड़ना पड़ रहा है। हाँ, क्या यहाँ देख ले थी आपकी कि इतना मैं मजबूर हो गया कि मुझे रिजल्ट का भी इंतजार नहीं किया, मैंने जॉब पे लग गया। उस वक्त यही जॉब मिली, मैंने फिर यही कर लिया। चला यही हुनर ही यही है, तो यही सीखा है यही। अच्छा, मैं आपको शाहजी कह के मुखातिब करूंगी क्योंकि इनको हमारे ऑफिस में शाहजी कह के बुलाया जाता है। तो शाहजी, आपने डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा था? जी जी, बिल्कुल डॉक्टर बनने का ख्वाब देखा था, लेकिन अधूरा रह गया सब। हर ख्वाब पूरा नहीं हो सकता, हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, हर चीज आपको मिल नहीं सकती। बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें लाहासिल छोड़नी पड़ती हैं। हाँ जी। वो एक बात होती है कि एक चीज होती है मनपसंद और एक होती है सही। जी जी। जब मनपसंद चीजें छोड़ के आप हर सही चीज को कबूल करने लग जाए ना, तो समझो कि बचपना खत्म हो गया है और सर पे जिम्मेदारियां। तो वो मेरे बचपन ही में मुझ पर जिम्मेदारी भी है। खुद मेरी ऐसी उम्र थी जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, पतंगबाजी करते हैं, ख्वाब देखते लेकिन हैं, बड़े हो रहे होते हैं, सब मेरा तो रह गया पीछे, काम करना पड़ गया। आज आज जहाँ पर हैं, आपको तसल्ली है कि आप सही मुकाम पर हैं? बस अल्लाह ने बहुत एहसान किया, बहुत एहसान किया, मेरे बच्चे पढ़ गए हैं। अच्छा, फिर आपने ड्राइविंग शुरू? हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? फिर मैंने अपने भाई बहन की शादी की। अच्छा, पहले बहन की जिम्मेदारी पूरी। हाँ जी, वो मैंने अपनी बहन की शादी की अपने मामू के लड़के के साथ। अच्छा। फिर मैं ही रह गया, फिर मेरी बहनों ने मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू किया। अच्छा अंकल, आप चाय भी लेना साथ साथ। फिर मेरा रिश्ता ढूंढना शुरू किया। अच्छा। फिर उन्होंने तलाश किया इस तरह ही, फिर मैंने ओके कर दिया। बहनों को बताया था कि ऐसी लड़की चाहिए, लंबे बाल हो, ऐसा रंग हो, प्यारी हो, कोई तो फरमाइशें रखी होंगी ना? नहीं बेटा, कोई भी फरमाइश नहीं की। अंकल शर्मा रहे हैं हमारे अंकल। नहीं, फरमाइश ही कोई नहीं की, ये सही बात है। बस बहनों पे अंधा यकीन था, जो लाएंगे सही जो आपने कह दिया ना। असल में मेरा ये रहता था कि जो जिस लड़की को भी आप पसंद करें ना, उसको हाँ कर दें, उनको इनकार ना करें, क्योंकि उस बच्ची के दिल पे क्या गुजरेगी। ये अंकल ने बहुत प्यारी बात की है। ये हमारा मुआशरे का अनफॉर्चुनेटली बड़ा अजीब सा एक रूल बन गया है कि रिश्ते देखने जाते हैं, लड़कियां तैयार होती हैं, रिश्ते देखने जाएंगे, उनके घरों में 100 कीड़े निकालेंगे, घर आके लड़की का नाक मोटा है, लड़की का नाक लंबा है, हाइट छोटी है, ये भूल जाते हैं लोग कि अपनी भी बेटी हैं। बिल्कुल, कल को ये वक्त आपके ऊपर भी आना है, और फिर ऐसे मना कर देंगे, नहीं हम नहीं कर सकते, रिश्ता अच्छा नहीं है। आप सोच भी नहीं सकते, मैं खुद एक लड़की हूँ कि वालिदैन के ऊपर क्या गुजरते हैं, और कल को ये वक्त आपकी बेटियों पे भी आना है। तो ये जो एक शो पीस वाला मतलब ट्रेंड चला हुआ है ना पाकिस्तान के अंदर, सोसाइटी के अंदर, कि ससुराल वाले आ रहे हैं और लड़की तैयार होके आ रही है, चाय लेकर आ रही है, फिर वो उसके अंदर क्रिटिसाइज कर रहे हैं और रिश्ता कैंसिल कर रहे हैं। खुदारा ये चीज बंद करें, आपकी अपनी भी बेटी है। जी जी। तो फिर बस मेरे साथ भी कुछ इसी तरह हुआ कि मेरी जो बड़ी बहन थी, वो रिश्ता देख के ही रिजेक्ट कर रही लड़की को। अच्छा, रिजेक्ट कर रही? हाँ,
कि जी नहीं वो मोटी है, थोड़ी सी भारी है, हम्म। तो नहीं हमें नहीं पता। मैंने फिर बड़ा नाराज हुआ कि नहीं आपने ये क्या किया, जाए आप दोबारा उसको करके आए, ये गलत बात है। जब मेरी बहन दोबारा गई तो उस वक्त उन्होंने लड़की का किसी और जगह कर दिया हुआ था। छोटा सा दिल टूट गया हाँ अंकल जी। का। मैंने कहा ये बात तो आप उन्होंने कहा नहीं नहीं हमने इसी लड़की का रिश्ता करना है। अच्छा, कि हमारे आप- भाई ने कहा। हाँ हाँ आप इधर करिए। अब वो जो जिससे उसका तय हुआ था ना, वो आज मेरा हमजुल्फ है। मेरी अच्छा। छोटी साली का फिर मेरे ससुर ने ना, देखिए अंकल, नसीब की बातें होती हैं। हाँ। वो आपके नसीब में लिखी हुई थी हाँ। तो वो आपको मिल गई। बात सारी नसीब की होती है। लेकिन फिर आपकी मेरी- ऐसी सोच है, मुझे जी, जी। बहुत अच्छा लग रहा है। उस जमाने में आपकी ऐसी सोच थी, हाँ। जो कि आजकल के इस मॉडर्न दौर में भी मर्दों की अमूमन ऐसी सोच नहीं होती जी है। इसी तरह ही है। फिर मैंने उससे शादी की, उसने मैंने कहा ठीक है, ऐसे वक्त गुजरता रहा। बस मेरी जो बीवी थी ना मेरे साथ, जब तक वो जिंदा रही तब तक वो ऐसी थी जैसे मेरी दोस्त होती। अच्छा। दोस्त भी वही थी, हर चीज़ मेरी वाइफ भी वही थी। तो फिर वक्त गुजरता गया, मेरी बच्ची हो गई पहले, फिर दूसरी बच्ची हुई मेरी 2 साल बाद। फिर मेरी वाइफ भी कहती, मेरी बहन भी कहती कि नहीं कोई बेटा होना चाहिए। मैंने कहा नहीं, जो ये अल्लाह ने किस्मत का हाँ। बात है। जी नहीं आपकी नस्ल खराब हो जाएगी। मैं कहा नस्ल किसके लिए, कुछ भी नहीं है। आज हम मर गए तो फिर खत्म, बाद में किसने देखा है। आज वही बात कि मेरी बेटियां ऐसी 100 बेटों की एक बेटी, बेटों के बराबर हाँ। होती हैं। वो कहते हैं ना कि पुत्रावर की थी। बिल्कुल, मेरी बेटियां पुत्रों की तरह की है। ये अंकल आपकी तरबियत है। अच्छा, आपने बताया कि आंटी की वफात हो गई हाँ थी। जी। कब वफात हुई, कैसे हुई, तब आपकी बेटियां कितनी सी थी, हमें बताइए। मेरी वाइफ की वफात हुई थी 2010 में मेरे ख्याल। अच्छा। तो मेरी 2 बेटियां थी उस वक्त, 3 बेटियां थी, सॉरी 3 बेटियां थी। जो छोटी बेटी थी बहुत छोटी थी अभी, वो 3 साल की थी जब मेरी वाइफ को डेथ हो गई। लेकिन कभी मेरी वाइफ को नज़ला ज़ुकाम जैसी भी बीमारी नहीं हुई। जब मुझे फ़ोन करती थी जैसे आम लोग करते हैं कि ये हो गया, मैं कहता था फ़ोन पे कि आप उस डॉक्टर के चले जाओ मोहल्ले में, उस डॉक्टर के चले थोड़ी जाओ। मोड़ी बीमारियां तो होती हाँ, रहती हैं सबको। खांसी हो गई ना, हाँ। बुखार जैसे होता है। तो इंसान की जिंदगी का लेकिन वो हिस्सा है। क्योंकि मैं 10-15 दिन के लिए जाता था, तो फिर उससे किसी से भी आराम नहीं आया। फिर जब मुझे पता लगा, फिर मैंने कुछ छुट्टियां ली, फिर मैं उसे मियाँ हॉस्पिटल ले गया। उन दिनों डॉक्टरों की बहुत हड़ताल थी। अच्छा। बहुत ज़्यादा स्ट्राइक थी जी। लेकिन मैंने पीछा नहीं छोड़ा। फिर मैंने बहुत इलाज करवाया, उसके टेस्ट 99 करवाए मैंने। उसके बाद उससे किसी मेरे भाई ने कहा कि आप इसे फौजी फाउंडेशन में ले जाए। अच्छा। क्योंकि वहाँ जो डॉक्टर थे ना वो स्ट्राइक पे नहीं थे। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से एक किस्म के तरले करके और हाथ जोड़ जोड़ के मैंने उसे एडमिट करवाया वहाँ। इतनी मोहब्बत बीवी से। उसकी डेथ भी वहीं पे हुई। अच्छा, कितने दिनों के अंदर आंटी की डेथ हो गई थी? 22 दिन वो बीमार रही, 22 दिन सिर्फ। तो वो 22 दिन अपनी बच्चियों को भी संभालते थे, बीवी को भी देखते थे। असल में वो 22 दिन जो ना मेरी बच्चियां मेरे जो ना मेरी सास थी उसके पास हमने ठहरे। 22 दिन मैं घर ही नहीं गया बीवी के पास, क्योंकि कोई और था ही नहीं जो बीवी के पास रहता। तो जब डॉक्टर ने कहा कि जी इनका हर टेस्ट सही आ रहा है, एक उन्होंने मेडिसिन दी कि 5-6 गोलियां दी बड़े बड़े साइज की। उन्होंने कहा कि ये गोलियां खिलाएं, जबकि मेरी वाइफ को तो एक आम के क्यूब बना के ना उसको चम्मच से डालें तो वो भी उसके अंदर नहीं थे जाते। इतनी बीमार थी। बड़ी मुश्किल हुआ से। क्या था? कुछ भी नहीं, सारे टेस्ट होके आ रहे थे, समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा जी ये जो गोलियां आप खिला देना उन्हें 6, तो फिर इनकी रीढ़ की हड्डी में से सुबह से इनसे पानी निकालेंगे, उसका टेस्ट करेंगे, वो आखिरी टेस्ट होगा। अब ये खुदा जानता है कि वो मैंने 4 गोलियां कैसे खिलाई, ये मुझे पता है। बस 4 ही खिला सका मैं उसे। रात 2-2:30 बजे उसका इंतकाल हो गया। इतनी आपकी मोहब्बत हाँ। है कि अंकल की बात करते हुए भी आंखों से आंसू आ रहे हैं। अभी भी इस तरह की मोहब्बतें होती हैं और अरेंज मैरिज के अंदर। चले अंकल, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। और आज माशाल्लाह आपकी बेटियां जिन मुकाम पर हैं, तो आपकी बीवी बहुत खुश होती होंगी कि मेरे हस्बैंड ने मेरी बच्चियों का ख्याल रखा। बस इसी तरह ही है बेटे।
बस बच्चियों को मैंने यही कहा कि नहीं, आप पे कोई बर्डन नहीं है, आपने जो करना ना अपनी मर्जी से। अंकल आप रोए मत, हाँ। आप मुस्कुराते हुए अच्छे लगते हैं, आप बिल्कुल भी रोते हुए अच्छे नहीं लगते। बस बेटे ऐसे ही वक्त गुजर गया। बिल्कुल। अंकल उस टाइम पे तो सब कहते हैं ना, दूसरी शादी कर ले, दूजा ब्याह कर ले, मुंडा हाँ भी जी। नहीं है, बीवी भी फौत हो गई। तो मैं आपसे पूछ रही थी, आपने क्यों नहीं की दूसरी शादी? असल में जिस दिन मेरी बेटी के जो कुल थे ना उसे रखा हुआ, बीवी की? हाँ जी, हाँ। मेरी बीवी के, सॉरी, तो उस वक्त मेरे साले ने कहा कि भाईजान आप शादी कर लें, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे, उसे नज़र आ रहा था। मैंने कहा नहीं यार, मैंने ये सोचा कि एक तो जुल्म हुआ है इन बच्चों पे कि इनकी माँ चली गई, बिल्कुल। दूसरा जुल्म मैं करूँ कि एक दूसरी औरत इनके सर पे ला के खड़ी कर दूँ। तो ये अपनी बात है कि सगी माँ सगी होती है। हाँ कोई कितना भी जो सुतेली माँ सुतेली ही होती है। हाँ बिल्कुल। तो इसलिए आज से ना, और दूसरा था कि मैं उसकी जगह किसी को तसव्वुर नहीं कर सकता था कि यहाँ वो खड़ी होती थी, यहाँ वो दूसरी आके खड़ी हो। तो मैंने कहा नहीं यार, मैंने नहीं करना। ये बात अंकल ने मुझे पहले भी बताई थी कि बेटा मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि जिस किचन में मेरी बीवी खाना बनाती है वहाँ कोई और औरत बैठी है। और इस बात पे मुझे मेरे दिल को जाके लगी थी कि यार ऐसी मोहब्बतें भी होती हैं, ऐसे मर्द भी होते हैं कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं। आजकल तो एक औरत होते हुए भी लोग कह रहे थे कि हम तीसरी चौथी कर लें, और इन्होंने, इनकी बीवी की डेथ होगी फिर भी दूसरी शादी नहीं की। कि मैं उस जगह पर किसी औरत को इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। हाँ जी। तो अंकल फिर बीवी चली गई, दूसरी शादी की नहीं, बेटियों के साथ नौकरी कैसे मैनेज किया आपने सब कुछ? फिर मैंने पीटीडीसी छोड़ दी, क्योंकि वो 15 दिन के लिए जाना पड़ता था। दिन तो मेरी बच्चियां गुजार लेती हैं, रात बड़ा मुश्किल होती आपको है। तो पेरेंट्स चाहिए। फिर मैं सिटी 42 में लगा 2010 में। मैंने 14 साल वहाँ काम किया। अच्छा। तो इसी तरह मैं काम भी करता था दिन को, और फिर शाम को जाके पकाता भी था, खाना पकाता दिन था। में बिल्कुल अकेली रहती थी हाँ बच्चियां? अकेली रहती थी। अच्छा, आप खुद खाना बनाते हाँ थे? जी, क्योंकि मेरा घर ऐसी जगह था ना बेटा, जहाँ कोई, जैसे मिसाल के तौर पे आपका दिल कर रहा है नान चने खाने का, तो वहाँ नहीं है। कमर्शियल एरिया? कमर्शियल एरिया नहीं है। हाँ। कोई दुकान नहीं डालने देते। फिर वहाँ से ना मुझे लेके रखना पड़ता था, इसलिए मैंने जाके पकाना, फिर पका के रखना, फिर वो दूसरे दिन उन्होंने यूज़ करना। बच्चियां रोती भी होंगी, हाँ। मेंटली ट्रॉमा से भी गुजरी ज़ाहिर है। होंगी, और आप भी दिन में नहीं होते हाँ। थे, तो कैसे आपने सब कुछ मैनेज किया? बस ये अल्लाह ही है जो बच्चियों चलाता को रहा। भी खाना खिलाना। तो अब माशाल्लाह अंकल की 3 बेटियां हैं जो बहुत अच्छे मुकाम पर है, और मैं खुद चाहूंगी कि अंकल अपने मुंह से बताएं। तो इसी तरह फिर वो पढ़ती रही। फिर मैंने कोशिश की कि किसी अच्छे स्कूल में, लेकिन मेरी इतनी पहुंच नहीं थी, क्योंकि इतना पैसे नहीं थे। फिर मैंने गवर्नमेंट कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज गवर्नमेंट से ना उनको पढ़ाया। वहाँ से उसने सेकेंड ईयर किया मेरी बड़ी बेटी ने, और पंजाब में फर्स्ट आई। माशाल्लाह, आपकी मेहनत का वो ना एक आपको फल मिला बेटी की सूरत में। फिर किसी ने बताया कि आपका ना एयरफोर्स में जॉब निकली है। मैंने कहा यार मेरी कहाँ औकात है एयरफोर्स में जाने की। कहता नहीं आप ट्राई तो कराएं अपनी बेटी को। मैं इंटरव्यू देने गया ही है सदर में, जो एयरफोर्स का ऑफिस है, वहाँ मैंने उसे इंटरव्यू दिया। सारा मैं सड़क पे खड़ा रहा, वो इंटरव्यू उसने दिया। वहाँ वो आखिरी MCQs में ना वो रह गई बेटी मेरी। अच्छा, रह गई। बाहर आई ना जब, वो आके रोने लग गई। मैंने कहा बेटा तू रो ना, इस तरह कोई बात तेरी किस्मत में नहीं था। वो मेजर था कोई सख्त सा बड़ा। उसने कहा नहीं आप जाएं, अगले साल आए तैयारी करके। अच्छा। वो था कि कंप्यूटर पे ना चलते था, ऐसे कंप्यूटर उस पर सवाल हाँ या ना में देने होते थे। वो सवाल हाँ ना में देती रही। आखिरी जो MCQ था ना वो गुजर गया, उसके जवाब पता नहीं चला, स्क्रॉल हो गया। उसने कहा वापस ले। मेजर साहब ने कहा कि नहीं आप वापस आए। फिर वो आ गई वापस, मैं उसे ले आया। मेरा उस वक्त अल्लाह जन्नत नसीब करे सुपरवाइजर था परवेज साहब, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। मेरी जुमे की छुट्टी होती थी तो कहते जाओ जाएं शाहजी आप बेटी को लेके जाएं। मैं सिटी 42 से फिर गया घर, वहाँ से मोटरसाइकिल पे अपनी बेटी को लेके गया वहाँ पे एयरफोर्स के दफ्तर। वहाँ उसका इंटरव्यू दिलवाया तो फर्स्ट नहीं, मैं नहीं आया नाम,
सेकंड लिस्ट जो लगी उसमें मेरी बेटी का नाम आ गया। माशाल्लाह। फिर वो 1 साल यहाँ पढ़ती रही। उन्होंने कहा जी 5,70,000 रुपये का ये हवाले अदल से स्टाम्प करवा के दें कि आप 5 साल तक ना इस बच्ची का ना तो शादी करेंगे और ना इसकी एंगेजमेंट करेंगे कहीं। मैंने लिख के दे दिया कि मुझे बाद में पता लगा वो इस तरह इसलिए था कि अगर आप करते हैं तो ये 5,70,000 रुपये आपको पे करना पड़ा। हाँ। मैंने कहा मुझे क्यों पे करना, कहते वो इसलिए कि इस बच्ची पे इतना खर्च होगा गवर्नमेंट का। मैंने कहा ठीक है। खैर वो पढ़ती रही, वो मुझे वजीफ़ा देते रहे। तो मैंने जाके कहा मेजर साहब को, मेजर साहब मेरा घर लाहौर में ही है, तो मैं अपनी बेटी को छोड़ दिया करूँगा यहाँ पे, तो वो चली खुद जाएगी। कहते नहीं ये हमारी पॉलिसी नहीं है, आप यही रुकेगी बच्ची। तो फिर हाँ 8 दिन वो हॉस्टल में रहती थी, जुम्मे को मैं लेके जाता था उसे, फिर इतवार को ना वापस वो 7 बजे से पहले हॉस्टल चली जाती थी। फिर वो 4 साल कराची में उसने तालीम हासिल की। उसके बाद वो बन गई एयरफोर्स में, डी फार्मेसी उसने कर लिया। अच्छा माशाल्लाह जी। अब वो जब उसका रिजल्ट आया तो उसके नाम के साथ डॉक्टर लगा, लेकिन वो डॉक्टर नहीं थी। मैंने कहा कोई बात नहीं। वो फिर अभी आज 1 दिन पहले वो उसने पेपर दिया, दूसरे दिन से उसकी ड्यूटी शुरू थी वहाँ पे एयरफोर्स में। माशाल्लाह। अगले दिन से उसकी ड्यूटी शुरू हो गई। फिर वो ड्यूटी करती रही। आज 1 साल हो गया उसको ड्यूटी करते हुए, वो वहाँ पे। अंकल ने एक बात की है कि मैं बाहर पूरे दिन खड़ा रहा रोड के ऊपर और मेरी बेटी इंटरव्यू देती रही। हमारे पेरेंट्स हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ देते हैं जो हम नोटिस ही नहीं करते। मैंने अक्सर देखे इंटरव्यूज हो रहे होते हैं और फादर्स जो होते हैं गर्मी में बेटियों को ला रहे होते हैं, मदर्स ला रही होती हैं, बच्चे अंदर इंटरव्यू दे रहे होते हैं, एग्जाम्स दे रहे होते हैं, पेरेंट्स बाहर खड़े रहते हैं। जैसे मेरे बोर्ड के एग्जाम्स होते थे, मेरी मदर बाहर खड़ी रहती थी। पेरेंट्स इतने ज़रूरी होते हैं हमारी ज़िंदगी में कि मुझे लगता है अगर वालिदैन नहीं होंगे तो आप ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते। और आज बताएं अंकल, अब कहाँ जा रही है बेटी आपकी? अब मेरी बेटी ना बेटा यूके जा रही है। देखिए 22 तारीख को। तो मैंने कहा चलें ठीक है। देखें जो आपने इतनी मेहनत की, हाँ बच्चियों पे इतना वक्त लगाया, तो आज सिला भी तो मिला ना आपको। आपके ऊपर जितनी तकलीफें हैं अल्लाह ताला जरूर आपको अजर देते हैं जी। वो कुछ ये अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया होता है। बिल्कुल ये अल्लाह की देन है। हम वरना हम किस काबिल थे स्ट्रेइंग पे कोई बच्ची को एयरफोर्स में नहीं भेज सकते। देखिए आपकी मेहनत थी, लगन थी और अल्लाह ताला ने आपकी मदद की। बाकी बच्चियां भी पढ़ रही हैं अंकल आपकी? जो मेरी सेकंड बेटी है ना उसने ICS करके कारी है, फारिग है। अच्छा। जो मेरी छोटी बेटी है ना वो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। माशाल्लाह। मतलब अंकल ने बेटियों की पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अमूमन कहते हैं कि माँ सर पे नहीं है, शादियां कर दो बच्चियों की, भेज दो अपने घरों में, लेकिन अंकल ने ऐसा नहीं किया। जी जी। अंकल ये तो आपकी एक लाइफ स्टोरी थी आपने बताई, और अब आप माशाल्लाह खुश हैं। जी जी और मैं आप खुश हूँ। खुश ही अच्छे लगते हैं। अल्लाह ने बहुत खुश रखा। अल्लाह किसी ताला किस्म का आपको कोई बेटियों बर्डन की नहीं है। खुशियां देखनी जी, नसीब जी। फरमाए, अल्लाह ताला खुश रखे। अच्छा ये तो हमने बड़ी इमोशनल बातें कर ली। जी जी। मुझे बताएं अपने जमाने में फेवरेट सिंगर कौन सी होती थी या फेवरेट एक्ट्रेस कौन होती थी? असल में बेटे मेरे ज़माने में फेवरेट जो मेरा सिंगर था ना वो रफ़ी था। कोई एक गाना इंडिया। सुनाएंगे रफी का? बेटे मुझे नहीं आता। अच्छा कौन सा गाना पसंद था? रफी मुझे जी इस के वक्त तो हम भी याद फैन अब हैं। तो ये याद ही नहीं है। बहुत से गाने थे रफ़ी के पुराने। चौधरी का चांद हो। हाँ जैसे इस किस्म के गाने बहुत से थे। तो आंटी को डेडिकेट क्या करते थे कि ये गाना नहीं, तुम्हारे लिए? नहीं बेटा अच्छा। ऐसे कभी नहीं हुआ। अच्छा तो फेवरेट एक्ट्रेस कौन थी आपकी? मेरी उस वक्त फेवरेट एक्टर या कोई भी बता दे। पाकिस्तान में तो अंजुमन थी मुझे हमारे ज़माने अच्छा में। हाँ अंजुमन। जी, क्योंकि इसके जो फिल्में थी ना वो बहुत ज़्यादा चलती थी, तो उस वक्त हमारे ज़माने में इसी तरह ही था। और इंडिया की वो जो अब उसका मुझे नाम भी नहीं पता क्या था, वो फौत हो गई हुई है। अच्छा। मेरे ख्याल में दुर्दाना था नाम उससे या कुछ और था नाम। जॉब के अलावा, ड्राइविंग के अलावा, मतलब फ्री होते हैं तो क्या करते हैं उसमें? आप अपनी एक्टिविटी क्या करते हैं अपना माइंड फ्रेश बस करने बेटा के लिए? मैं थोड़ी सी खबरें सुनता हूँ जाके टीवी पे। अच्छा बस मतलब ऑफिस और जाके खबरें सुन के सो जाते हैं? सो जाते हैं हम 10 बजे सो जाते हैं हम। अच्छा। टीवी बंद कर। अंकल कोई शेर सुनाना चाहेंगे? कोई भी शेर? शेर तो मुझे बेटे मजहबी आते हैं, वैसे दूसरे तो आते ही नहीं है। अच्छा
चलें आप सुना दें, आपको जो शेर आता है। मुझे मोहसिन नकवी शहीद का एक शेर जी। बहुत पसंद है। उन्होंने कहा था कि हज़रत अब्बास के लफ्ज़ के जो ये कहाँ से लफ्ज़ आए हैं, इसके ये कहाँ से आए और कैसे बना, वो मुझे शेर में थोड़ा सा याद है कि चुन ली ख्याल में जो अज़ल से अली की ऐन, बेबिदअते रसूल की इस्मत का ज़ेबो ज़ैन, अलहम्द के अलिफ का सरापा दिलो का चैन, वन्नास की ये सीन ये नुक्ते दिले हुसैन, हर लफ्ज़ कायनात का आकाश बन गया, देखा जो गौर करके तो अब्बास बन गया। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। अच्छा अंकल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोके हुए थे आपकी बातें देखकर। खैर, अल्लाह ताला ने आपको चीज़ का अजर दिया, आज आप इस मुकाम पर हैं, आपकी बेटियां इस मुकाम पर हैं। कोई पैगाम देना चाहेंगे, कोई भी? बस बेटा, ये पैगाम यही है ना कि आप अपनी लाइफ को ईमानदारी से बसर करें। ये अजर खुद ब खुद अल्लाह ताला देता है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे, उसका अजर जरूर देगा अल्लाह। अंकल, एक मर्दों के लिए भी पैगाम दे, इतने परफेक्ट हस्बैंड थे आप मर्दों के लिए जरूर पैगाम दें। देखें, मर्दों के लिए ये पैगाम है कि वो अपनी लाइफ को ना, कम से कम जो शादीशुदा लाइफ है उसको बिल्कुल सीधा रखें, इधर उधर नजरें ना मिलाएं। सुन लें कम से कम उनकी आकबत खराब करें। लेकिन वो अगर नजरें मिलाएंगे, वो देख लेंगे, लेकिन वो जो आपके कंधे पे बैठे हैं ना, वो तो देख रहे हैं ना। बिल्कुल। वो क़यामत के दिन आपकी नज़रों का सवाल होगा कि ये इसको देखा था, इसको बुरी नज़र से इसको देखा था, इस तरह। बहुत शुक्रिया अंकल, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आप बहुत थके हुए होते हैं, मुझे अंदाजा है। आपको अच्छा लगा बात करके? बस बेटे, बात करने में यही है ना कि दिल को जरा हल्का महसूस करते हैं। हाँ, सुकून मिला। हाँ जी। थैंक यू सो मच अंकल। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, आपकी बेटियों की खुशियां देखने नसीब फरमाए। आमीन आमीन। मेरे साथ शाजी मौजूद थे, आपने सारी बातें सुनी और इनकी जो लाइफ स्टोरी थी एक रोलर कोस्टर से कम नहीं थी। और आप अपने इर्द गिर्द लोगों पे कभी फोकस करें, आप कभी नोटिस करेंगे आपके हाउस हेल्पर्स हैं, आप जो फ्रूट सेलर्स हैं, कोई भी हैं, या आपका ड्राइवर है, आपके जो गार्डनर हैं, कुछ भी हैं, कभी आप फोकस करेंगे अगर ये लोग ना हो तो आप लोगों की रूटीन मेस्ड अप हो जाएगी। आपका कुक नहीं आया, आपको खाना खुद बनाना पड़ेगा, आपके हाउस हेल्पर्स ने आपको सफाई खुद करनी पड़ेगी, ड्राइवर नहीं आया, ड्राइव खुद करना पड़ेगा, या ड्राइव करना नहीं आता, अकेले जाना पड़ेगा। एक दफ़ा सिर्फ फोकस करें कि अगर ये लोग ना हो तो हमारी जो रूटीन है वो दरहम भरम हो जाएगी, हमारी रूटीन रुक जाएगी। तो इन लोगों का ख्याल करें, इन लोगों से मोहब्बत करें। आप इन लोगों से मोहब्बत करेंगे, ट्रस्ट में आपको डबल मोहब्बत वापस करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज का पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा ये एपिसोड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।